Hello students, in today's tutorial we are going to start with unit number 5 and today's topic is software configuration management. Okay, so now before starting with the details corresponding to the software configuration management, let me take a look why is it needed actually. Okay, why we are considering that particular process corresponding to the development of software product. So when we build computer software, change happens, and because it happens we need to manage it effectively. As we know that whenever we are developing a software, so there may be a possibility of changes और वी कैन से जो चेंजेस की पॉसिबिलिटी है वो बनी रहती है हमेशा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, बिकॉज एक ही बार में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम डेवलपमेंट प्रोसेस फॉलो अप करें वो भले वो प्रोसेस कितना ही प्रिसाइज क्यों ना हो, बट द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजेस जो है वो बने रहती हैं हमेशा. सो इन दैट केस वी कैन से because we need to make these changes because it happens, so we need to manage it effectively. So हमें ये जो चेंज है सॉफ्टवेयर के मैनेजमेंट के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें, सो ये चेंज जो है वो हमें बहुत ही मैनेजेबल फॉर्म में इफेक्टिवली इसको मैनेज करके रखना होता है. सो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वी कैन से also called the change management is a set of activities. ये एक ऐसा सेट होता है एक्टिविटीज़ का विच इज़ डिज़ाइन टू मैनेज चेंज, यानी कि जो हम सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर रहे हैं उन चेंजेस को हम किस वे में परफॉर्म करेंगे, हम उन चेंजेस को हम कैसे फॉलो अप करेंगे, चाहे वो चेंजेस किसी भी वजह से हों, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर कि वो चेंज की पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं और चेंजेस के रीजंस क्या होते हैं. बट चेंजेस किसी भी वक्त आ सकते हैं और कैसे भी आ सकते हैं. सो उन चेंजेस को हमें एक मैनेजेबल फॉर्म में परफॉर्म करना है. सो जो भी हम स्टेप्स, जो भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द चेंज मैनेजमेंट, these activities, the set of these activities are known as software configuration management. So we can say that what are the activities to be involved here. So first of all we can say identifying the work products. सबसे पहला काम होता है वर्क प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना. नाउ दैट आर लाइकली टू चेंज, यानी कि वो वर्क प्रोडक्ट्स जिनको हमें चेंजेस करने हैं, जिन पर हमें चेंजेस परफॉर्म करने हैं, उनको आइडेंटिफाई करना. ना वर्क प्रोडक्ट क्या होता है अगर हम बात करें तो वर्क प्रोडक्ट इट इज़ अ काइंड ऑफ रिपोर्ट ऑन कन्वर्सेशंस विद द क्लाइंट. ये कुछ एक रिपोर्ट्स होती हैं जो कि हम जो है क्लाइंट से जनरेट करते हैं, जो क्लाइंट से कन्वर्सेशन के बाद हम जनरेट करते हैं. रिसर्च मटेरियल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट से ही हमें कन्वर्सेशन के थ्रू चेंजेस मिलें. हम खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कई बार हमें थ्रू द रिसर्च मटेरियल वी कैन से दैट रिफ्लेक्ट्स एन इम्प्रेशन or the conclusion, or we can say the opinions corresponding to the software product that it needs to be changed. So we can say work product, we have to identify the work products, यानी कि हमें वो आइडेंटिफाई करना है वो पर्टिकुलर कंपोनेंट या पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी जिसमें हमें चेंजेस परफॉर्म करने हैं. ओके, एंड देन एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स अमंग देम, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें जो वर्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि रिपोर्ट्स होती हैं हर स्टेज पे जो जनरेट होती हैं, हमें उसके करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है, उन रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करना है. वी हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप्स अमंग the various work products that will be generated. Okay, so now defining mechanisms for managing different versions of these work products. और वो जो work products हमने identify किए हैं, जिनके corresponding हमने relationships को establish किया है, then we need to identify the mechanism for managing different versions of the work products. ये जो work products हमने बनाए हैं, इन work products के corresponding डिफरेंट वर्जन्स जो हैं उनको मैनेज करने के लिए हम क्या मैकेनिज्म यूज़ करेंगे उसे हमें डिफाइन करना होता है. ओके, एंड देन कंट्रोलिंग द चेंजेस इम्पोज्ड. उसके बाद जो हमने चेंजेस परफॉर्म किए हैं उन चेंजेस को, यानी कि जो हमने चेंजेस इम्पोज किए हैं ओवर द वर्क प्रोडक्ट,
उन चेंजेस को हमें कंट्रोल करना है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें उसे भी वेल मैनेजेबल फॉर्म में हम उस पूरे प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। देन ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन द चेंजेस मेड, और उसके बाद आखिर में आता है ऑडिटिंग करना, यानी कि रिपोर्टिंग करना करस्पॉन्डिंग टू द चेंजेस जो कि हमने परफॉर्म किए हैं ओवर द वर्क प्रोडक्ट। सो सबसे पहला काम जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में आती हैं। उसमें सबसे पहला काम होता है वर्क प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, यानी कि उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उन मॉड्यूल्स को आइडेंटिफाई करना, उन फंक्शनैलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना जिनमें हमें चेंजेस करने हैं। देन एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, फिर उन वर्क प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना। उसके बाद हमें उस मैकेनिज्म को डिफाइन करना है जिसके थ्रू हम वर्क प्रोडक्ट्स पर जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। देन जो भी हम चेंजेस इम्पोज कर रहे हैं वो कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। उसके बाद ऑडिट होता है आखिर में, लास्ट में, कि जो हमने चेंजेस परफॉर्म किए हैं उससे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं नहीं, क्योंकि जो ऑब्वियस सी बात है, जब हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात की थी तो जब हम कोई चेंज परफॉर्म कर रहे हैं तो उस चेंज का एक ऑब्जेक्टिव है। सो हमें आखिर में ये चेक करना होता है कि वो जो ऑब्जेक्टिव था हमारा फंक्शनैलिटी को चेंज करने का, वो ऑब्जेक्टिव हमने अचीव किया या नहीं। सो दीज आर द स्टेप्स, और दीज आर, वी कैन से, these are the activities designed to manage the change, or we can say the configuration management. So just for an example, we can say new functionalities need to add, or changes needed in the existing component, etc. So these are the एग्जाम्पल्स वी कैन से जो कि हम चेंजेस परफॉर्म करते हैं जिसमें हम कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी में हम कोई चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, यानी कि एक वर्किंग सॉफ्टवेयर है, हम उसमें कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं, नया फीचर ऐड कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है चेंजेस की। और दूसरा कोई एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है, हो सकता है उसके अंदर कुछ फॉल्ट्स हों, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हों, सो हम उस एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी के अंदर भी हम चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट के अंदर हम चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट this is the main purpose of software configuration management, why it is actually needed. Okay, and then software configuration की अगर हम बात करें, so what is software configuration? Now, output of the software process is the information that may be divided into 3 broad categories. So software configuration actual में है क्या, जिसको हमें मैनेज करना है। ओके, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात हो रही है। सो यहाँ जो टर्म आता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट एक्चुअली इट इज़। सो द आउटपुट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, वी नो दैट जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें आउटपुट मिलता है, वो आउटपुट क्या होता है, वो एक तरह की इन्फॉर्मेशन होती है दैट में बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, जिसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग जो उसका आउटकम होता है उसमें क्या क्या होता है। एक, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं सॉफ्टवेयर के करस्पॉन्डिंग, जिसमें सोर्स कोड भी होता है, और जो EXEs जनरेट करते हैं, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हम जनरेट करते हैं, वो भी होती हैं, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स जिसमें सोर्स कोड एंड एग्जीक्यूटेबल फॉर्म्स ऑल्सो। ओके, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम का सोर्स कोड और उसका एग्जीक्यूटेबल फॉर्म, ये दोनों चीज़ें, ये एक पार्ट हो गया किसका, सॉफ्टवेयर प्रोसेस का। जब सॉफ्टवेयर प्रोसेस का आउटकम निकलता है तो उसमें हमें ये चीज़ें मिलती हैं, जिसमें से पहला है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। देन वर्क प्रोडक्ट्स दैट डिस्क्राइब द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, वो जैसा कि हमने देखा था वर्क प्रोडक्ट्स के करस्पॉन्डिंग जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, कि इट इज़ द रिपोर्ट करस्पॉन्डिंग टू द कंपोनेंट, वी कैन से। सो वर्क प्रोडक्ट्स that describe the computer programs that is targeted at various stakeholders, जो कि अलग अलग स्टेजेस पर डेवलप होता है, वो यानी कि रिपोर्ट, कंक्लूजन, we can say, okay, so corresponding to the computer programs, and then data और content, और डेटा और कंटेंट जो कि करस्पॉन्डिंग उस प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग्स में हो सकता है, चाहे वो प्रोग्राम के अंदर हो, कंटेंट इन द प्रोग्राम, और एक्सटर्नल टू इट, यानी कि वो प्रोग्राम का पार्ट हो सकता है, जनरेटेड बाय द प्रोग्राम हो सकता है, और इट मे बी एक्सटर्नली, ओके, इट मे बी एक्सटर्नली इंटरेक्टेड विद दैट प्रोग्राम। सो ये जो 3 जो इन्फॉर्मेशन हमें सॉफ्टवेयर प्रोसेस से मिलती है जब हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोसेस फॉलो करते हैं, सो हमें सॉफ्टवेयर मिलता है। सॉफ्टवेयर मतलब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जिसमें हमें सोर्स कोड और एग्जीक्यूटेबल फॉर्म्स मिलते हैं, और उन सॉफ्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स के करस्पॉन्डिंग हमें उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, जिसको हम वर्क प्रोडक्ट्स बोलते हैं, यानी कि रिपोर्ट मिलती है। देन
और उस कंप्यूटर प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग जो डेटा या कंटेंट जिसको हम बोल सकते हैं वो हमें मिलता है, जो कि चाहे वो प्रोग्राम का पार्ट हो सकता है या फिर प्रोग्राम से बाहर भी हो सकता है. सो वी कैन से दैट we can conclude it, the items that comprise all of information produced as part of the software process are collectively called a software कॉन्फ़िगरेशन. मतलब अगर हम एक सॉफ्टवेयर के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट talking about a software configuration with reference to the software product, so we can say that all of that information corresponding or we can say that that is the outcome of the software process. The collection of all of these information is known as software configuration. That means which configure that software, which defines that software, which the attributes that defines the various properties corresponding to that software. Okay, so this is what we call the software configuration. Then नीड ऑफ चेंज. अगर हम चेंज की बात करें, सो चेंजेस परफॉर्म क्यों करने हैं हमें. सो वी कैन से दैट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने जो इशू था हमारा वो था वो चेंज, यानी कि सॉफ्टवेयर में चेंज आना ही सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का कारण है. सो दैट इज़ द बेसिक रीज़न फॉर द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. इसीलिए हमने सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में डिफाइन किया कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन है क्या जिसको हमें मैनेज करना है. अब हम बात कर रहे हैं उसके रीज़न की, तो उसका जो रीज़न है वो क्या है, change. So change may occur at any time for any reason. In fact, the first law of system engineering states that no matter where we are in the life cycle, the system will change and the desire to change it will persist throughout the life cycle. So what it says, change may occur at any time. change जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में कभी भी आ सकता है. चेंज रिक्वायरमेंट फेज के बाद भी आ सकता है, चेंज डिजाइन फेज के बाद भी आ सकता है, देयर में बी एनी कॉज. ओके, चेंज जो है वो कोड के बाद भी जनरेट हो सकता है, तो चेंज जो है वो टेस्टिंग के बाद भी जनरेट हो सकता है, चेंज जो है वो ड्यूरिंग द मेंटेनेंस फेज भी आ सकता है. सो फॉर एनी रीज़न, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है. सो इनफैक्ट the first law of system engineering states that no matter where we are in the life cycle, system life cycle, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम के लाइफ साइकिल के किसी भी फेज में हो, ओके, इट डजेंट मैटर हम किस फेज में हैं, द सिस्टम विल चेंज, सिस्टम विल नीड टू चेंज. हम सिस्टम की जो नीड है वो चेंज नीड जो है वो आ सकती है. सो एंड द डिज़ायर टू चेंज इट विल परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल. और अगर हम उसको चेंज नहीं करेंगे तो इट विल परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल. वो लाइफ साइकिल पूरे लाइफ साइकिल के साथ चलता रहेगा, यानी कि हम ये चेंजेस को अवॉइड नहीं कर सकते. ओके, सो वी हैव टू make these changes. That's why we are talking about the change management or the software configuration management in an effective manner. कि हमें चेंजेस तो करने हैं, चेंजेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम उन्हें स्किप नहीं कर सकते, चेंजेस तो हमें करने होते हैं. और उन बस बात यह है कि जब हम चेंजेस की बात करेंगे तो चेंजेस हमें इफेक्टिव मैनर में परफॉर्म करना है. नाउ व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दीज चेंजेस, ये जो चेंजेस आते हैं उनका ओरिजिन क्या है. सो देयर आर 4 फंडामेंटल सोर्सेस ऑफ चेंजेस. We can say that new business or market conditions dictate changes in the product requirements और business rules. एक रीज़न तो हम कह सकते हैं चेंजेस का, बहुत सारे चेंजेस के रीजंस हैं जिसमें से हम कह सकते हैं जो है पहला रीज़न न्यू बिजनेस और मार्केट कंडीशंस. जैसे मान लीजिए एक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, ऑब्वियस सी बात है एक ही जो सॉफ्टवेयर है वो जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज़ हैं उसी के साथ तो हमेशा चलेगा नहीं. जैसे कि हमने देखा है ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन डेवलप किया है. और उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो हम नए नए वर्जन्स देखते हैं वो उन नए वर्जन्स के अंदर नए नए फीचर्स को ऐड करके भेजते हैं. okay, so all of these new versions having the new features or the new functionalities. Why? Because of the requirement of new business or the market conditions. Okay, so because of new market conditions or the new business requirements, it will dictate changes in the product requirements or the business rules also. Then new stakeholder needs demand modification. या फिर जो आपका stakeholder है, जो user है, जो उसका end user है, जो उसको यूज़ करेगा, वो भी किसी भी तरह से मॉडिफिकेशन के लिए डिमांड
कर सकता है। इस वजह से भी चेंजेस हमें परफॉर्म करने होते हैं। प्रोड्यूस बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम, फंक्शनैलिटी डिलीवर्ड बाय द प्रोडक्ट, चाहे वो फंक्शनैलिटी से रिलेटेड हो या इंफॉर्मेशन सिस्टम के करस्पॉन्डिंग जो हम डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो, या सर्विसेज जो हम उस सिस्टम के थ्रू हम दे रहे हैं उन सर्विसेज से रिलेटेड हो कि हमें सर्विसेज बढ़ानी है, या फिर हमें फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्रूव करना है, नए फीचर्स ऐड करने हैं, कुछ भी हो। तो ये नीड जो है वो जो स्टेक होल्डर है यानी कि जो एंड यूज़र है यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसके थ्रू भी हमें ये नीड्स आ सकती हैं, जिसके लिए हमें चेंजेस, जो कि ये रिस्पॉन्सिबल है, एक रीज़न है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, चेंज के लिए। नाउ द अनदर रीज़न इज और द अनदर ओरिजिन फॉर दीज चेंजेस इज रीऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ग्रोथ। दूसरा है बिजनेस ग्रोथ की वजह से कॉजेज चेंजेस इन प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम स्ट्रक्चर। एंड द फोर्थ वन इज obviously due to cost, or we can say the budget or the schedule constraints cause a redefinition of the system or product. So these are the four possibilities, or we can say these are the four reasons that will that is we can say that is the origin of these changes. Okay, so new business requirements भी हो सकती हैं, market कंडीशंस हो सकती हैं, स्टेक होल्डर्स की यानी कि यूज़र्स की नीड्स हो सकती हैं, या फिर बिजनेस ग्रोथ हो सकता है, या फिर बजट और शेड्यूल जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये चार बेसिक रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें चेंजेस परफॉर्म करने होते हैं। देन elements of software configuration management. So according to Susan Dart, four important elements that should exist when a configuration management is developed. Now what are these four important elements that should exist when a configuration management system is developed? सबसे पहला एलिमेंट है कंपोनेंट एलिमेंट्स, दूसरा है प्रोसेस एलिमेंट्स, तीसरा है कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स, और चौथा है ह्यूमन एलिमेंट्स। सूजन डार्ट कौन है? सूजन डार्ट शी इज़ अ वेल नोन ऑथर ऑफ मेनी बुक्स, और शी इज़ वी कैन से she is a researcher who wrote so many articles or so many research papers corresponding to the configuration or corresponding to the change management. So according to her, we can say four important elements that should exist when a configuration management system is developed. जब आप कोई configuration management system develop कर रहे हैं तो उसमें आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स को ऐड करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको इन्वॉल्व करना है, तो उन्होंने उनको चार एलिमेंट्स में डिवाइड किया है। वो चार एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है कंपोनेंट एलिमेंट्स। नाउ व्हाट इज कंपोनेंट एलिमेंट? अ सेट ऑफ टूल्स coupled within a file management system, example a database, that enables access to and management of each software configuration item. ये जितने भी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स की हमने बात की थी अभी, ओके, जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के आइटम्स थे जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे इस प्रीवियस जो स्लाइड्स थी उसके अंदर, तो हमें कंपोनेंट एलिमेंट्स मतलब हमें उन टूल्स को आइडेंटिफाई करना है। अ सेट ऑफ टूल्स कपल्ड विद इन अ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, एग्जाम्पल अ डेटाबेस दैट एनेबल्स, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ऑब्वियस सी बात है डेटाबेस के थ्रू होगा, सो दैट एनेबल्स एक्सेस टू एंड मैनेजमेंट ऑफ ईच सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम। तो हमें सबसे पहले तो टूल्स को आइडेंटिफाई करना है विद द डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डेटा मैनेजमेंट डेटाबेस रेलेवेंट टू द प्रोसेस और रेलेवेंट टू द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ डेटाबेस मतलब वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में के अंदर जो डेटाबेस बना है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। डेटाबेस इट रेलेवेंट्स टू द इंफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो डेटाबेस हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आपके पास रिपोजिटरी नहीं होगी, आपके पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा करस्पॉन्डिंग टू द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जिसमें आप चेंजेस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो आप चेंजेस कैसे परफॉर्म करेंगे? ऑब्वियस सी बात है। सो हमें कुछ टूल्स चाहिए और उन टूल्स के करस्पॉन्डिंग जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत होगी वो टूल्स चाहिए, और साथ में एक इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन चाहिए जो कि किसके करस्पॉन्डिंग हो, करस्पॉन्डिंग टू द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। देन प्रोसेस एलिमेंट्स, अ कलेक्शन ऑफ एक्शंस एंड टास्क दैट डिफाइन एन इफेक्टिव अप्रोच टू चेंज मैनेजमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ फॉर ऑल कंस्टिट्यूएंसीज इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन द
जैसे कि मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। देन प्रोसेस एलिमेंट्स, ये तो थे कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे हम, ओके, कि कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए। देन द प्रोसेस एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, सो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एक्शंस, यानी कि यहाँ पर अब हमें कुछ एक्शंस या कुछ ऑपरेशंस डिफाइन करने होंगे कि हम किस वे में हम जो है चेंज को हम परफॉर्म करेंगे। एंड टास्क दैट डिफाइन एन इफेक्टिव अप्रोच टू चेंज मैनेजमेंट, यानी कि वो टास्क जो कि हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर, ताकि जिसके थ्रू हम इफेक्टिवली चेंज मैनेजमेंट अप्रोच को अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ पर वो ऑपरेशंस को डिफाइन करना है या उन ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करना है। ओके, related to all the constituencies involved in the management engineering, चाहे वो मैनेजमेंट एस्पेक्ट से हो चाहे वो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से हो। ओके, देन द कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स, a set of tools that automate the construction of software, यानी कि ऐसे set of tools कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कौन कौन से एलिमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, a set of tools that automate the construction of software। ओके, एंड देन ह्यूमन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, सो ह्यूमन एलिमेंट के अंदर सेट ऑफ टूल्स एंड द प्रोसेस फीचर्स यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर टीम टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, यानी कि वो टूल्स और वो फीचर्स, प्रोसेस फीचर्स जो कि सॉफ्टवेयर टीम को ज़रूरत पड़ेगी ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सो अकॉर्डिंग टू द सुजन डार्ट, these are the elements, four important elements to be needed, यानी कि components, then process, कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट और ह्यूमन, यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर टीम है, उससे रेलेवेंट कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए। सो कंपोनेंट से रिलेटेड एलिमेंट्स, टूल्स चाहिए और द इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेवेंट टू दी related to the software product। and then process elements, a collection of actions and tasks that define an effective approach, यानी कि वो टास्क और वो ऑपरेशंस, वो एक्टिविटीज़ जो हम परफॉर्म करेंगे वो। तीसरा है कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स, जो कि सेट ऑफ टूल्स हैं दैट ऑटोमेट द कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर, ओके, software development we can say। and then the human elements, so these are the four elements defined by the Susan Dart as per the software configuration management। then अभी हमने बात की थी इंफॉर्मेशन और द डेटाबेस रेलेवेंट टू दी software product। now so SCM repository, now what is repository? We can say that in the early days of software engineering, जब हम database की बात करते हैं corresponding to the software product, so जब during the software process, जब हम software process follow up करते हैं तो उसमें हम जो repository maintain करते थे in early days, so software configuration items were maintained as paper documents, maintained as the paper documents, यानी कि paper documents के फॉर्म में मेंटेन किया जाता था। तो दिस अप्रोच वॉज प्रॉब्लमेटिक फॉर मैनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो था, वो ये जो अप्रोच थी वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती थी। उसका कारण है ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पेपर में कोई चीज़ मेंटेन करके रख रहे हैं और अगर वहीं अगर हम अप्रोच जो है वो कंप्यूटर बेस्ड रिपोजिटरी सिस्टम बना लेते हैं, तो उस केस में जो है फ़र्क बहुत ज़्यादा आ जाता है। वो कैसे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस करनी पड़ती थी हमें ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। फाइंडिंग अ कॉन्फ़िगरेशन आइटम व्हेन इट वाज नीडेड, इट वाज डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप पेपर फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में मेंटेन करके रख रहे हैं, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आइटम है जिसमें हमें चेंजेस परफॉर्म करने हैं, उसको ढूंढना जो होता था वो बहुत मुश्किल होता था। सो फाइंडिंग अ कॉन्फ़िगरेशन आइटम व्हेन इट वाज नीडेड, इट वाज डिफ़िकल्ट। देन डिटरमाइनिंग विच आइटम्स वर चेंज्ड, ये दूसरा रीज़न हम कह सकते हैं। डिटरमाइनिंग विच आइटम्स वर चेंज, कौन से आइटम में चेंज करना है, ये भी उसको आइडेंटिफाई करना, उसको फाइंड आउट करना, ये भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता था। then constructing a new version of an existing program was a time consuming and error prone। so we can say that जब हम नया वर्जन डेवलप करते थे corresponding to the existing program, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था और उसमें एरर प्रोन, यानी कि एरर फाइंड आउट करना, एरर को रिमूव करना, बग्स आइडेंटिफाई करना, बग्स को रिमूव करना जो है वो भी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था या यूँ कहें कि कॉम्प्लेक्स हो जाता था वो पूरा जो प्रोसेस है वो। then description of complex relationships between configuration items was virtually impossible। और जो चौथा रीज़न है वो ये है
ये जो चौथा प्रॉब्लम हम कह सकते हैं वो ये है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स जो एग्जिस्ट करते हैं वर्क प्रोडक्ट्स के बीच में, ओके, करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स, उनको रिप्रेजेंट करना इट इज़ वर्चुअली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और वी कैन से वर्चुअली इम्पॉसिबल. Okay, so we can say that these are the problems corresponding to the uh, software configuration management in the early days, if we are maintaining all of the configuration items in a documentation form. Okay, so now, but nowadays, or we can say today, the SCI or the software configuration items are maintained in a project database और रिपोजिटरी इसी को बोला जाता है, जो कि हम कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में अब हम डेटाबेस मेंटेन करके रखते हैं करस्पॉन्डिंग टू दी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स. जितने भी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं हम उनके करस्पॉन्डिंग एक डेटाबेस मेंटेन करके रखते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन होती है कलेक्टिव relevant to the software process or the software product, and that is known as, that database is known as a repository. So the repository is a database that acts as the center for both accumulation एंड स्टोरेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जितना भी डेवलपमेंट प्रोसेस से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो अब हम एक डेटाबेस में, कंप्यूटर बेस्ड डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखते हैं फॉर द एक्यूमुलेशन और फॉर द स्टोरेज पर्पस. इसी को हम बोलते हैं रिपोजिटरी, जो कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन रिपोजिटरी कहलाती है. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ रिपोजिटरी? सो द SCM रिपोजिटरी इज द सेट ऑफ mechanisms and data structures that allow a software team to manage change in an effective manner. So we can say that in the repository it is the set of mechanisms, यानी कि वो प्रोसेस, वो ऑपरेशंस, वो एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें, और वो डेटा स्ट्रक्चर्स जिनके थ्रू सॉफ्टवेयर टीम जो है वो मैनेज कर पाती है चेंजेस को इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर करस्पॉन्डिंग टू द चेंज during the software configuration management. Okay, and now to achieve these capabilities the repository is defined in terms of meta model. और ये जो items हैं, ये जो चीज़ें हैं जो कि रिपोजिटरी में हम मेंटेन करके रखते हैं, उन कैपेबिलिटीज़ को हम अचीव कैसे करते हैं. तो नाउ टू अचीव दीज कैपेबिलिटीज़ द रिपोजिटरी इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मेटा मॉडल. इसीलिए हम रिपोजिटरी को मेटा मॉडल, या यूँ कहें कि रिपोजिटरी के अंदर हम मेटा मॉडल के थ्रू ही इन सारे आइटम्स को हम डिफाइन करते हैं. कौन से आइटम्स? जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं. जैसे कि हम कह सकते हैं व्हाट इज़ मेटा मॉडल. सो द मेटा मॉडल डिटरमाइंस, or we can say the meta model help us to identify the answers corresponding to the following questions. So repository is all about the solution corresponding to the various questions that may arise during the implementation of software configuration management, or we can say the change management. Okay, so what are these questions? So we can say how information is stored in the repository. ओके, देन यानी कि हम इंफॉर्मेशन को रिपोजिटरी में कैसे स्टोर करेंगे, तो इट विल बी डिफाइंड बाय the meta model. So that means with the help of meta model or the SCM repository defines the solution corresponding to this question, यानी कि हम कैसे हम रिपोजिटरी के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं. हाउ डेटा कैन बी एक्सेस बाय टूल्स एंड व्यू बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये एक सवाल है जिसके जवाब के हिसाब से ही हम जो है SCM रिपोजिटरी के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ताकि वो टूल्स के थ्रू एक्सेसिबल हो और इंजीनियर्स के थ्रू उसे ईजिली एक्सेस किया जा सके. How well data security and integrity can be maintained. So it was also defined through the meta model कि हम डेटा को किस फॉर्म में, किस whether the data is secure or it must be integrated. So we have to maintain the data integrity and security also, and how easily the existing model can be extended to accommodate the new needs, or it is also help us to easily maintaining the existing model can be extended to accommodate the new needs, और the जो new needs हमें changes या new changes जो हमें perform करने हैं उनको भी हम well structured form में maintain करके रख सकते हैं. So we can say that the repository is all about the information or the database which collects all of the information corresponding to the configuration items in a well structured, it stored that information in a well structured format.
विद द हेल्प ऑफ मेटा मॉडल। ओके, सो और जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते वक्त हम इन सवालों के जवाब के हिसाब से उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ताकि जब भी हमें इस तरह की जो नीड है अगर आती है तो हम ईजिली उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएँ। ओके, देन द कंटेंट्स ऑफ SCM रिपोजिटरी। अब हम बात करते हैं कि SCM रिपोजिटरी में वो कौन कौन से कंटेंट्स हैं जो कि हम एक्चुअल में स्टोर करके रखते हैं। सो इन द रिपोजिटरी अगर हम बात करें मॉडल कंटेंट की, सो मॉडलिंग से रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करके रखते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स दैट वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज। सो वो सारे मॉडल्स को हम स्टोर करके रखते हैं अपने रिपोजिटरी के अंदर। यूज़ केसेस हो गए, आपके सिनेरियो बेस्ड डायग्राम्स हो गए, डेटा फ्लो डायग्राम्स हो गए, क्लास बेस्ड डायग्राम्स हो गए, बिहेवियरल मॉडल हो गए आपके, और आर्किटेक्चरल डायग्राम्स हो गए, इंटरफेस डायग्राम्स हो गए, कंपोनेंट लेवल डायग्राम्स हो गए। ये सारी चीज़ें जो भी हम डिज़ाइन फेज़ में जो हम, चाहे वो डिटेल डिज़ाइन फेज़ की बात कर रहे हो, चाहे हम फंक्शन ओरिएंटेड की बात कर रहे हो, चाहे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइंस की बात कर रहे हैं, वो सारे डिज़ाइंस जो हैं वो हम मॉडल कंटेंट के अंदर, यानी कि रिपोजिटरी के एक सेक्शन मॉडल कंटेंट के अंदर हम स्टोर करके रखते हैं। देन कंस्ट्रक्शन कंटेंट की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन कंटेंट से रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो सकती है? पॉसिबल इन्फॉर्मेशन इज द सोर्स कोड एंड द ऑब्जेक्ट कोड, द एग्जीक्यूटेबल कोड। देन अगर हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, कौन सा कंटेंट आ सकता है? सो टेस्ट केसेस हो गए, टेस्ट स्क्रिप्ट्स हो गई, टेस्ट के करस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट्स आएंगे वो हो गए, और द क्वालिटी मैट्रिक्स, और वी कैन से द टेस्ट मैट्रिक्स दैट वी हैव फॉलो ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस, वो हो गया। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो प्रोजेक्ट प्लान क्या था, और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान हमारा क्या होगा, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन हो गई। देन यानी कि टेस्ट प्लान वगैरह सारी चीज़ें। देन अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंटेंट के लिए प्रोजेक्ट एस्टिमेट्स, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, SCM रिक्वायरमेंट जैसे कि चेंज रिक्वेस्ट, चेंज रिपोर्ट्स, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंटेंट के अंदर, यानी कि ये एंड बिजनेस कंटेंट की बात करें तो बिजनेस रूल्स, बिजनेस फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। सो दीज ऑल आर द इंफॉर्मेशन, दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट वी नीड टू मेंटेन इन द SCM रिपोजिटरी। यानी कि जब हम SCM रिपोजिटरी, SCM डेटाबेस की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस की बात करते हैं, उस रिपोजिटरी के अंदर हम इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डेंस में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। अब अगर हम इन सारी इंफॉर्मेशन, नाउ वी कैन सी हियर दीज इंफॉर्मेशन इज, इट रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट सेट ऑफ all of the information needed और वी हैव कलेक्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस विच इज़ रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अगर हमने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से प्रोजेक्ट से रिलेवेंट हमने सारी इन्फॉर्मेशन को अगर डेटाबेस फॉर्म में, मेंटेन्ड फॉर्म में रखा है, स्ट्रक्चर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मेंटेन करके रखा है, सो यहाँ पर हमें जो बेनिफिट मिलता है वो ये होता है कि हम ईजिली वी कैन एक्सेस एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन in a very easier manner, okay, in a very effective manner, and we can easily relate these informations, or we can make the relationship, we can identify the relationships among these informations in a very effective manner. Okay, so that's why repository, SCM repository plays an important role during the SCM, or we can say the software configuration management process. Then what are the features that we need to define here corresponding to the software configuration management? To support software configuration management, the repository must have a tool set that provides support for the following features. जैसे कि अगर हम बात करें versioning, what we need to consider here, the very first feature defines here as the versioning. As a project progresses, many versions of the individual work products will be created. As we know that जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करता जाएगा, जैसे जैसे हम चेंजेस परफॉर्म करते जाएंगे और हमारे पास नए नए वर्जन्स आते जाएंगे करस्पॉन्डिंग टू द वर्क प्रोडक्ट्स, सो वी कैन से द रिपोजिटरी मस्ट बी एबल टू सेव ऑल ऑफ दीज वर्जन्स। यानी कि आपको वर्जनिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जब भी हम कोई चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिस प्रोग्राम पर एग्जिस्टिंग ओरिजिनल प्रोग्राम है जिस पर हम चेंज परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर चेंज कर दें और हम उसको ओवरलैप कर दें। ओके, वी हैव टू सेव दैट प्रोग्राम और सेव दैट कंपोनेंट फर्स्ट, एंड देन
we have to save that previous version of that work product first, and then we can perform the perform the new changes, or we can add the new functionalities or the new features over the existing program. So this is what we call the versioning. ओके ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा, सेव ऑल ऑफ दीज वर्जन्स टू इनेबल इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट रिलीज, ताकि हम इफेक्टिव मैनर में जो है प्रोडक्ट रिलीज को मैनेज कर सके. ओके, एंड देन नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी ट्रैकिंग एंड चेंज मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सो द एबिलिटी टू ट्रैक ऑल ऑफ दीज रिलेशनशिप्स इज क्रूशियल टू द इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द रिपोजिटरी एंड टू द डिलीवरेबल्स बेस्ड ऑन इट. नाउ डिपेंडेंसी ट्रैकिंग एंड चेंज मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सो उस केस में ये फीचर क्या डिफाइन कर सकता है, द एबिलिटी टू ट्रैक ऑल ऑफ दीज रिलेशनशिप्स इज क्रूशियल टू द इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द रिपोजिटरी एंड टू द डिलीवरेबल्स बेस्ड ऑन इट. यानी कि डिलीवरेबल्स मतलब आउटकम्स होते हैं उनके और रिपोजिटरी के बीच में जो है रिलेशनशिप्स को हम कह सकते हैं इट इज़ वेरी क्रूशियल टू मेंटेन दैट इंटीग्रिटी करस्पॉन्डिंग टू द इंफॉर्मेशन. ओके, सो इसीलिए डिपेंडेंसी ट्रैकिंग और चेंज मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. सो फॉर एग्जांपल वी कैन सी हियर, मान लीजिए मैंने एक यूएमएल डायग्राम है, यूएमएल क्लास डायग्राम है, जिसके अंदर मैंने जो है चेंजेस परफॉर्म किए हैं, मैंने उसको मॉडिफाई किया है. द रिपोजिटरी कैन डिटेक्ट वेदर रिलेटेड क्लासेस. ओके, अब देखिए यहाँ ये है वो रिलेशनशिप जो हम बात कर रहे थे प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, द रिलेशनशिप अमंग दीज वर्क प्रोडक्ट्स और द रिलेशनशिप अमंग दीज वी कैन से दीज कंपोनेंट्स. ओके, क्योंकि जब हम चेंज की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैं अपने यूएमएल डायग्राम के अंदर कोई चेंज कर रहा हूँ, यूएमएल डायग्राम क्लास डायग्राम के अंदर कोई चेंज कर रहा हूँ, तो वो चेंज अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जिस यूएमएल डायग्राम में जिस पर्टिकुलर लेवल पर मैं चेंज कर रहा हूँ, जिस पर्टिकुलर क्लास में मैं चेंज कर रहा हूँ, वो जो कंसिस्टेंसी है जो कि मैंने क्लास डिज़ाइन करते वक्त डिफ़ाइन करी थी और वो जो क्लास मैंने इम्प्लीमेंट की है, तो ये जो रिलेशनशिप है ये एक मैपिंग है. ओके, तो हमें यहाँ पर इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल डिपेंडेंसी ट्रैकिंग. ओके, दिस इज़ व्हाट वी कॉल डिपेंडेंसी ट्रैकिंग ड्यूरिंग द चेंज मैनेजमेंट. क्योंकि अगर मैं यूएमएल डायग्राम में चेंज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैंने उसके अंदर कोई नई फंक्शनलिटी, नया फीचर या नई कोई चीज़ ऐड की है. सो या मैंने कोई हो सकता है कि कोई बग है, मैंने उसको रिमूव किया है. सो ये जो रिफ्लेक्शन है ये कहाँ पर आना चाहिए, जहाँ मैंने क्लास को इम्प्लीमेंट किया है वहाँ तक ये रिफ्लेक्शन मुझे मेंटेन करके रखना है इस कंसिस्टेंसी को. सो इफ़ अ यूएमएल डायग्राम इज मॉडिफाइड, द रिपोजिटरी कैन डिटेक्ट whether related classes, interfaces, description and code components are also required modification. तो हमें वहाँ पर भी modification करना है. Then requirements tracing. This special function depends on the link management and provides the ability to track all the design and construction components and deliverables that result from a specific requirements specification, which is called the forward tracing. And in addition, it provides the ability to identify which requirements generated by any given work product called backward tracing. So requirement tracing का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं कोई changes परफॉर्म कर रहा हूँ, so अगर मैं requirements के correspondence में कि नई requirement है, वो नई रिक्वायरमेंट मुझे ऐड करनी है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते वक्त मैं उसको स्किप कर गया था, कोई भी रीज़न हो सकता है. सो वो जो रिक्वायरमेंट जो मुझे नई रिक्वायरमेंट मिली है, उस नई रिक्वायरमेंट को मैंने अपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर ऐड किया है. तो इसका मतलब ये है कि मुझे अब उसको मेंटेन करके रखना है नीचे तक, जब तक मैं उसको कोड नहीं कर लेता हूँ. यानी कि उस रिक्वायरमेंट को मुझे डिज़ाइन में भी रखना है, उस रिक्वायरमेंट को मुझे अपने कोड में भी चेंज करना है, और उसके बाद मुझे उसका रिफ्लेक्शन नीचे, दैट मीन्स वी हैव टू मेंटेन दैट मैपिंग फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स फेज टू द कोडिंग फेज. ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड द फॉरवर्ड ट्रेसिंग. हमें उसको ट्रेस करके रखना है. ओके, कि हमने रिक्वायरमेंट्स के करस्पॉन्डिंग ये चेंजेस किए हैं. नाउ बैकवर्ड ट्रेसिंग भी हो सकती है, मे बी अ पॉसिबिलिटी कि हमने यहाँ कोड में चेंज किया है और उसके करस्पॉन्डिंग नई रिक्वायरमेंट क्या जनरेट हुई है. ओके, सो वी हैव टू मेंटेन. मान लीजिए मैं कोड में कोई चेंज कर रहा हूँ, कोड में नई फंक्शनलिटी ऐड कर रहा हूँ, नया फीचर ऐड कर रहा हूँ, नया कंपोनेंट कोई मैं ऐड कर रहा हूँ. सो इन दैट केस इट विल इम्प्रूव द रिक्वायरमेंट्स, इट विल increments one of the requirement corresponding to the requirement specification. So we have to maintain that backward path also. So this is what we called backward tracing. यानी कि हमने
कंपोनेंट ऐड करा है कोड साइड से और फिर हम उसे ट्रेस कर रहे हैं कि इसका इफेक्ट जो है ऊपर तक यानी कि रिक्वायरमेंट फेज तक हमें इसको मेंटेन करके रखना होगा. सो देन this is what we call the requirement tracing, whether it is the forward tracing or in forward manner, or it is in backward manner. Okay, now configuration management, this facility keeps track of a series of configurations representing a specific project milestones or production releases. सो दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जो कि फैसिलिटेट करता है टू कीप द ट्रैक ऑफ अ सीरीज ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स. जो भी हमने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स डिफाइन करे हैं, माइलस्टोन्स जो हैं वो मेजर भी हो सकते हैं, माइलस्टोन्स माइनर भी हो सकते हैं. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइलस्टोन्स टू बी डिफाइंड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस. ओके, और उन्हीं माइलस्टोन्स के करस्पॉन्डिंग हम प्रोडक्शन रिलीज़ के अंदर जो है हम उन माइलस्टोन्स को अचीव कर रहे हैं या नहीं, वो हम टाइमली जो है पीरियडिकली हम आइडेंटिफाई करते जाते हैं. देन ऑडिट ट्रेल्स. सो एन ऑडिट ट्रेल एस्टैब्लिशेस एन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट व्हेन, व्हाई एंड बाय whom चेंजेस आर मेड. सो ऑडिट ट्रायल जो है वो एक तरह का ऑडिट होता है जिसमें हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम मेंटेन करके रखते हैं, जैसे कि जो चेंजेस हैं वो कौन परफॉर्म करेगा, कब परफॉर्म करेगा और कैसे परफॉर्म करेगा, इस तरह की इंफॉर्मेशन. ओके, सो वी कैन से दैट दीज आर द फीचर्स करस्पॉन्डिंग टू दी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जिसमें वर्जनिंग, डिपेंडेंसी ट्रैकिंग एंड चेंज मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड ऑडिट ट्रायल्स आते हैं. Then this is what we call the reference book. You can follow up for this particular topic called software configuration management, RS Pressman, software engineering, a practitioner's approach, the 6th edition, which is also mentioned in your syllabus. Thank you. And you can also visit the website of NPTEL corresponding to that course of software engineering. Thank you so much. That's all for now.